नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आज एक ही दिन श्री कृष्ण और श्री राम की आराधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के उडुपी में कृष्ण मठ मंदिर में सुवर्ण तीर्थ मंडप का करेंगे शुभारंभ, तो वहीं गोवा में श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा अनावरण। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आज से डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद के अलावा नए जमाने के खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा आयामों पर होगा मंथन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। टीएमसी ने चुनाव आयोग को 5 के बजाय 10 नेताओं का भेजा नाम। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन का आवर्जन समीक्षा का आदेश। 19 देशों के ग्रीन कार्ड और सभी शरणार्थियों की मंजूरी की होगी जांच। गोवा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन आज। प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार समेत अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शारदा पंचाष्ट महोत्सव के अवसर पर गोवा में भी श्री संस्थान गोकर्ण परतकली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी मठ में कांसे से बनी श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे और रामायण थीम पार्क गार्डन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। वे लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज की वर्ष 2025-26 की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। शुभारंभ के बाद राष्ट्रपति मुर्मू प्रशिक्षण केंद्र में ध्यान भी करेंगी। वे 5 महिलाओं और 5 पुरुषों को ध्वज तथा कलश वितरित करेंगी। इसके बाद वे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करेंगी। 61 वर्षों के अंतराल के बाद ये आयोजन लखनऊ में हो रहा है। विभिन्न राज्यों से लगभग 33,000 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स और मालदीव, नेपाल, श्रीलंका तथा सऊदी अरब सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के 1500 से अधिक युवा प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है, जिसमें नागरिकों को नए जमाने के खतरों से बचाने के लिए अगले स्तर की सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर फोकस के साथ चर्चा की जाएगी। वहीं वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान तथा एआई के उपयोग जैसे मुद्दों पर प्रमुखता में रखा गया है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के लिए बीती रात ही रवाना हो गए थे। उन्होंने कहा कि वे इस सम्मेलन में होने वाले सुरक्षा संबंधी चर्चाओं में भाग लेने के लिए काफी उत्सुक हैं। बता दें कि सम्मेलन
देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बढ़ते विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। टीएमसी ने आयोग को पहले से तय 5 के बजाय 10 नेताओं की सूची भेजी है, ताकि वे एसआईआर से जुड़े अपनी आपत्तियों और चिंताओं को विस्तार से रख सकें। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। टीएमसी का कहना है कि यह कदम मताधिकार को कमजोर करने की कोशिश है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल आयोग से मांग करेगा कि एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित बनाया जाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर नया अपडेट आया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य में मृत मतदाताओं की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को दी है। वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1965 के अनुसार आयोग ने यूआईडीएआई बैंकों, पोस्ट ऑफिसों, जीवन बीमा कार्यालयों से मृत व्यक्तियों के डेटा की जानकारी मांगी थी। उसी आधार पर यूआईडीएआई ने जानकारी आयोग को दी है। हालांकि आधार कार्ड प्राधिकरण से प्राप्त मृत मतदाताओं के डेटा की संख्या कितनी है, ये स्पष्ट नहीं है। 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी होने के बाद ये मामला स्पष्ट होगा। और नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस संवाद का उद्देश्य भारत की सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सुधारों पर वैश्विक विशेषज्ञों के साथ मंथन करना है। बता दें कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग को भारत के रक्षा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विचार विमर्श मंचों में से एक माना जाता है। इस वर्ष का डायलॉग ऐसे समय में हो रहा है जब भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और साइबर युद्ध तथा हाइब्रिड युद्ध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के तहत स्वीकृत शरण मामले और 19 देशों के नागरिकों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है। अधिकारियों के अनुसार उस अफगान अप्रवासी ने 2021 में एक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत अमेरिका में प्रवेश किया था, जिसने 2 नेशनल गार्ड्स को कल गोली मारी। गोलीमारी के कुछ घंटों बाद अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा ने अफगान नागरिकों से संबंधित सभी आवर्जन अनुरोधों की तुरंत और अनिश्चितकालीन स्थगन की घोषणा की है। इस बीच कल घायल हुए 2 गार्ड्स में से एक की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि संघर्ष खत्म करने की अमेरिका की योजना भविष्य के समझौतों का आधार बन सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने ये टिप्पणी कल किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में की। पुतिन ने उम्मीद जताई कि मॉस्को में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ गंभीर चर्चा होगी। पुतिन ने कहा कि रूस तभी हथियार डालेगा जब यूक्रेन की सेना उन क्षेत्रों से पीछे हट जाएगी जिन पर रूस अपना दावा करता है। राष्ट्रपति पुतिन लंबे समय से उन यूक्रेनी क्षेत्रों की कानूनी मान्यता की मांग कर रहे हैं जिन्हें रूस ने बलपूर्वक कब्जे में लिया है। वर्तमान में रूस का यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा है,
जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यूक्रेन की संप्रभु भूमि माना गया है। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 94 हो गया है और 300 लोग अभी भी लापता हैं। इस अग्निकांड को हांगकांग के इतिहास की सबसे भयानक आग की घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने निर्माण कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आग का कारण निर्माण कंपनी हो सकती है, जिसने बेहद लापरवाही से अपार्टमेंट में असुरक्षित सामग्रियों का इस्तेमाल किया था। घटना के समय अपार्टमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था और इसे बॉस की मचान और हरे जाल से ढका गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि टीम ने देश का सम्मान बढ़ाया है और नई प्रेरणा स्थापित की है। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के अनुभव साझा किए। साथ ही विजेता टीम के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भी भेंट किया। प्रधानमंत्री ने टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके आत्मविश्वास और खेल भावना की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात के बाद एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की मेजबानी कर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए जो सच में बहुत प्रेरणादायक थे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।